अर्थ स्टोरी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बालाघाट के दो युवाओं ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इस सफलता पर युवाओं के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया और परिवार में जश्न का माहौल है। घर पर आतिशबाजी व ढोल धमाकों के साथ नाचते हुए इस सफलता का जश्न मनाया गया। बता दें कि बालाघाट के ग्राम झालीवाड़ा के मूल निवासी और सहायक संचालक उद्यान बालाघाट सीबी देशमुख के सुपुत्र राहुल देशमुख ने इस परीक्षा में 339 रैंक हासिल की है। इसी प्रकार वारासिवनी निवासी और बैतूल जिले के सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर ज्ञानीराम पटेल के सुपुत्र आदित्य पटले ने इस परीक्षा में 375 रैंक हासिल की है। सर, आपका यूपीएससी में चयन हुआ है जी। किस तरह का व्यू था और आप चयन होने के बाद क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये जर्नी काफ़ी पहले शुरू हुई 2015 में जब मैं पास आउट हुआ और उसके बाद मैंने 2 साल काम किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में और उसके बाद मैं रिज़ाइन करके फुल टाइम प्रिपरेशन शुरू करा। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर विज़न था कि लोगों को सर्व करना है और जो लोग मुख्य प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी दैनिक जीवनों में उसके लिए काम करना है। तो ये मेरा मोटिवेशन बना रहा। इसमें मैंने फाइट करती है। ये मेरा 5वां अटैम्प्ट है और तीसरा इंटरव्यू था सिविल सर्विसेज में। अब चयन हुआ है, क्या आपका व्यू रहेगा आगे, किस तरह से आपको लाइन बनानी है, क्या जाना पड़ा, क्या सोच के रखे आपने इसके बाद चयन हुआ? जी मैं प्रायोरिटी एरिया में रखता हूँ जिस भी ज़िले में मैं जाऊँगा वहाँ के लोगों के लिए हेल्थ और एजुकेशन के काम करने के लिए, क्योंकि मैं पाता हूँ अगर ये चीज़ अच्छी हैं, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स अच्छे हैं तो रीजनल डेवलपमेंट अपने आप ग्रो करता है। तो ये मेरा विजन रहेगा वहाँ पे काम करने के लिए। इससे पहले कहाँ आप जॉब करते थे और ये कौन सा टाइम था आपका जी। जब आप एग्ज़ाम पास किए? मैं 2015 से 17 एंड तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में था। वहाँ मैं छत्तीसगढ़ कोरबा में पोस्टेड था। मैं वहाँ पे एक्सप्लोजिव डिवीजन्स में माइंस में जो एक्सप्लोजिव आता है उसकी मार्केटिंग में जुड़ा हुआ था। वहाँ रहते हुए मैंने अटैम्प्ट लिखा भी, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद जॉब के साथ ही जस्टिस नहीं हो पाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैंने रिज़ाइन किया, प्रॉपर फुल टाइम प्रिपरेशन शुरू करी। मैं कुछ समय दिल्ली में भी रहा, पर अभी पिछले 3 सालों से घर पे ही था, घर से तैयारी कर रहा था और ये जर्नी फाइनली बहुत अच्छी तरह से एंड हुई। मुझे काफ़ी खुशी है। सपोर्ट की बात आती है तो परिवार का कितना सहयोग मिला या और अन्य पर्सन का किस तरह से सहयोग मिला आपको इस तरह से अटेम्प्ट करने में? जी, परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे इस जर्नी में। मैं कई बार फ्रस्ट्रेट भी होता था, तो मेरा छोटा भाई, मम्मी मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं, लगे रहने से सफलता है, लगे रहने से सफलता है। तो वो मैं प्रयास करते रहा और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मैं कहूँगा परिवार की रही जो। क्योंकि आप बालाघाट ज़िले के रहने वाले हैं, बालाघाट बहुत पिछड़ा इलाका है, एजुकेशन के मामले में भी बहुत पिछड़ा है। जी। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत पिछड़ी हुई है। हाँ। तो आपकी पोस्टिंग होने के बाद में आप कौन से क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देंगे, मतलब कौन से क्षेत्र में काम करना चाहेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे? मेरा प्रमुखता रहेगा हेल्थ के लिए, क्योंकि एक अनहेल्दी इंसान जो होता है वो सिर्फ हेल्दी होने के लिए सोचता है, पर एक हेल्दी इंसान 10 चीज़ों के बारे में सोचता है। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि लोगों को जो अच्छी हेल्थ मुहैया करा सकूं। साथ ही साथ ये होता है कि कुछ एरिया की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मैं माइनिंग में था, तो माइनिंग इलाकों की अपनी समस्याएं होती हैं, बालाघाट शायद उतनी नहीं देखने को मिलती हैं, जो कि अच्छी बात है। तो उन पर मेरे काम करने का बहुत मन है और मैं आशा करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करूँ। कई बार कैडर मांगने की बातें होती है, तो जी। अब आप क्या कैडर मांगेंगे, कौन से राज्य का कैडर? एक्चुअली कैडर की जो फिलिंग होती है ये इंटरव्यू के पहले हो चुकी होती है, और जो भी नया कैडर सिस्टम आया है उसके अंतर्गत जोन्स बने हुए हैं। तो उसमें मैंने होम स्टेट तो अपना मध्य प्रदेश ही रखा है। सोमवार को विदिशा नगर पालिका भवन की विद्युत वितरण कंपनी ने बकाया बिजली बिल वसूली के लिए लाइट काट दी। पहले कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं जमा की नगर पालिका द्वारा राशि, जिसके चलते विद्युत वितरण कंपनी ने नगर पालिका कार्यालय की लाइट काट दी। वहीं नगर पालिका कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी मोबाइल की रोशनी में काम करते नजर आए, जबकि उन्हें भी नहीं पता था कि लाइट काट दी गई है, जबकि कर्मचारियों को ऐसा लग रहा था कि मेंटेनेंस के कारण बिजली गुल हो गई है। मैं सहायक यंत्री राजीव कुमार, जोन 1 में पदस्थ, विदिशा जोन 1 में पदस्थ। सर, नगर पालिका से लाइट काटी गई है, क्या कारण है? नगर पालिका के ऑफिस की, जो कि पुराने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रही है, उसकी लाइन काटी गई है, क्योंकि नगर पालिका के द्वारा विगत 2 माह से कोई बिजली का बिल का पेमेंट नहीं हुआ, जो कि हमारे जो स्ट्रीट लाइट और ऑफिस के जो कनेक्शन उस पर 37 लाख रुपये का बकाया है, और जो हमारा एसटी का पानी का हो गया, चाहे सीवेज लाइन का है, उसका 43 लाख रुपए का बकाया है।
सर लाइट काटने के पहले नोटिस वगैरह जारी हाँ, नोटिस जारी की है, मौखिक रूप से ही बताया गया है ना। इसके बाद में नहीं बना रहे। हाँ, इसके बाद में हमने बस ऑफिस की लाइन काटी, हमने स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं बंद किया। स्ट्रीट लाइट पहले की जैसी चालू रहेगी क्योंकि वो पब्लिक के हित का है। ठीक है। भोपाल के नजीराबाद थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है वह शादीशुदा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी देहात का कहना है कि आरोपी श्यामलाल पीड़िता के घर के पास रहता था और काफी लंबे समय से उसको परेशान कर रहा था। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी श्यामलाल ने उसके साथ मारपीट की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को सोमवती अमावस्या वट सावित्री व्रत शनि जयंती भक्ति भाव के साथ मनाई गई। सोमवार को सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने बेतवा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। वट सावित्री व्रत के मौके पर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। शनि जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शनि मंदिर की पूजा अर्चना, शनिदेव के जन्मोत्सव पर शनि मंदिर पर किया गया भंडारे का आयोजन। मैं पंडित राजेंद्र दुबे विदिशा बेतवा नदी के घाट पर आज जो है बड़ पूजनीय अमावस्या जेठ का महीना है। आज जो संवत 2079 जेठ का महीना है, आज बड़ पूजनीय अमावस्या है। आज जो है बड़ का पूजन होता है, बड़ के वृक्ष की पूजन होती है। सत्यवान सावित्री जो अपने पति के प्राण वापस लाई थी उसके निमित्त जो है बड़ की पूजन करते हैं। माताएं पूजन करती हैं, अपने पति के सुहाग के लिए पूजन करती हैं। साथ साथ में आज जो है दो पर्व हैं। कौन कौन से दो पर्व हैं? क्या सोमवती अमावस्या भी, उससे सोने में सुहागा। दो पर्व होने से भगवान दीर्घायु। सोमवती से भी माताओं के तुलसी के 108 परिक्रमा लगाती हैं, बड़ के 108 परिक्रमा लगाती हैं। इससे पति की दीर्घायु होती है। मेरे घर में सुख शांति वैभव प्राप्त हो। सोमवती अमावस्या से शांति का प्रतीक करते हैं। हे भगवान, कल्याण जो चाहने वाली है अपने भारतवर्ष में सबसे ज्यादा माताओं के लिए बताया गया है। ये माताएं करती हैं, उससे पुरुष को भी लाभ होता है और संतान को भी लाभ होता है। साथ साथ में माता पिता का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। क्योंकि आज अमावस्या है। अमावस्या काहे के लिए होती? पितरों के निमित्त, अपने माता पिता के निमित्त। उसी से कल्याण है, उसी के द्वारा आशीर्वाद से दीर्घायु प्राप्त हो रही है। बोले विष्णु भगवान की। महिला इधर जो पूजन कर रही है, बड़ की परिक्रमा कर रही है, ये क्या है? ये बड़ पूजन है। आज जो है जेठ के महीने में, आधे जेठ में बड़ के वृक्ष की पूजन की जाती है। उसकी कोपल जो होती है, बड़ की जो कोपल होती है उसको खाई जाती है, पत्ते को खाया जाता है। आज साल में एक दिन ऐसा दिन आता है जिसके बड़ के पत्ते को खाया जाता है। उससे पति की दीर्घायु है। अखंड सौभाग्यवती के हे हमारा जो मांग का सिंदूर है वो सदैव सदैव बना रहे, ऐसी कामना करती माताएं, उसी से कल्याण है। बोले विष्णु भगवान की जय। कौन सी जगह है और आपका परिचय बताइए। ये नवग्रह शनि मंदिर है, वेदवती विदिशा। यहाँ पर जो आज कार्यक्रम हो रहा है इसका बताएं। आज जो है सोमवती अमावस भी है, बड़ पूजन अमावस है, शनि जयंती है, उनका जन्मदिन है आज का दिन। तो दिन भर क्या आयोजन चल रहा है? आयोजन पूजन चल रही है शनिदेव की। शनि जयंती में उत्सव मना रहे हैं और भंडारा है यहाँ पे। यहाँ पर आज के दिन शनिदेव मंदिर में भगवान शनिदेव के दर्शन करने से श्रद्धालुओं को क्या फायदे होते हैं? भक्तों की अपनी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। ये मंदिर कितना पुराना है? ये बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है। लगभग 7 पीढ़ी हो गई हमारे। 7 पीढ़ी। हाँ, तो इससे पहले आपके ही परिवार के पूजन कर रहे थे? पूजन कर चले जा रहा है परिवार से। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने सोमवार कलेक्टर सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता में पंचायत चुनाव संबंधित चर्चा की। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव, एडीएम जिला पंचायत सचिव विवेक रघुवंशी, अपर कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर रहे मौजूद। कलेक्टर ने बताया कि गुना जिले में 3 चरणों में मतदान होगा, जिसमें पहले चरण का मतदान 25 जून को होगा, जिसमें गुना बामोरी विधानसभा शामिल रहेंगे। 1 जुलाई को चाचौड़ा और राधोगढ़ विधानसभा शामिल होगी। आखिरी मतदान 8 जुलाई को होगा, जिसमें अरुण शामिल रहेगा। कलेक्टर ने बताया कि इस बार जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच का चुनाव मात पत्रों द्वारा होगा। अपर कलेक्टर ने चुनाव संबंधित ब्यौरा पत्रकार के सामने पेश किया। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सामने आया है कि 218 केंद्र संवेदनशील है, 34 अति संवेदनशील है। पोलिंग बूथ है। पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर चुनाव के दौरान पुलिस का अतिरिक्त बल मौजूद रहेगा। पहला चरण 25 जून को रहेगा, जहां गुना और बामोरी इलेक्शंस में रहेंगे। उसके बाद अगला जो रहेगा उसमें चाचौड़ा और
1 जुलाई को रहेगा, और तीसरा रहेगा 8 जुलाई को जब आरओ का इलेक्शन रहेगा। 3 चरण में हमारे यहाँ पर चुनाव होंगे। उसके साथ साथ इस बार जो चेंज है पिछली बार से इस बार रहेगा कि मतपेटी के माध्यम से होंगे, यानी मतपत्र को मतपेटी में डालते हुए वहीं पर होगा। जनरली लास्ट टाइम अगर आप लोगों जब इन्वॉल्व थे तो सरपंच पंच का हम लोग मतपेटी के माध्यम में से होता था, वहाँ पर काउंटिंग होती थी। उस पर ईवीएम मशीन को हम लोग फिर लेके आते थे मुख्यालय पर, जहाँ उसकी काउंटिंग होती। तो इस बार मतपेटी के माध्यम से ही चारों टाइप के जो रहेंगे, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इनके जो जितने भी मतपत्र रहेंगे वो सब उसी में डाला जाएगा। एंड काउंटिंग भी वहीं पर होगी। तो डेट ऑफ इलेक्शन और डेट ऑफ काउंटिंग ऑल्सो। काउंटिंग कंप्लीट करके गणना पत्र, काउंटिंग हम चारों का कर देंगे, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत, चारों को कंप्लीट कर देंगे। एंड गणना पर्ची वहीं पर दे देंगे। उसके बाद जो सारणीकरण और जो घोषणा होगी वो डिफरेंट डेट्स पे रहेगा। जैसे जिले का जो रहेगा 15 तारीख को रहेगा जिला पंचायत में, तो वैसे डेट्स अलग अलग डेट्स पे रहेंगे। तो ये प्रक्रिया थोड़े चेंजेस रहेगी जो पिछले इलेक्शन में नहीं थी। इस बार इलेक्शन में थोड़ा 2009 के मॉडल में हम लोग चले गए हैं, जहाँ पर मतपेटी के माध्यम से होगा। सेकेंडली एमसीसी जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू है। शहरी क्षेत्र में वर्तमान में एमसीसी लागू नहीं रहेगा, अनलेस एंड अनटिल नगरीय चुनाव का डिक्लेरेशन नहीं होगा, तब तक एमसीसी लागू नहीं रहेगा। तो ये जो एमसीसी है वर्तमान में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे। लेकिन शस्त्र निलंबन जो है तो हमने दोनों अर्बन एंड रूरल दोनों को मिलाते हुए निलंबित किया, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास जुडिशियल मूवमेंट का कोई जुडिशियल रख नहीं पाए, इसलिए दोनों का भी निलंबित करके सम्मिलित थाना क्षेत्र में उसको जमा करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ साथ संपत्ति विरूपण, कोलाहल नियम के अंतर्गत सभा जुलूस जो भी रहेगा उसके लिए अप्रूवल के लिए आपको एसडीएम से अनुमति लेनी है, तो वहाँ से उनको अनुमति मिल जाएगी, तो वो अपनी एक्टिविटीज कर पाएंगे। तो ये प्राइमरी ये प्लानिंग हमने अभी वर्तमान में किया है। पंच और सरपंच भोपाल एमपी नगर जोन 2 में राम एकेडमी का हुआ शुभारंभ, जिसमें चेयरमैन डॉक्टर मोहन राव, पूर्व आईएएस और डायरेक्टर एम अरोड़ा मोहन राव, पूर्व आईपीएस अधिकारी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भोपाल के आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे बच्चों को हो रही असुविधाओं से दूर करना है। राव एकेडमी का प्रमुख उद्देश्य भोपाल में ही सर्वे सुविधा युक्त एक ऐसी एकेडमी की स्थापना कराना जहां बच्चे अपने घर को छोड़कर बाहर जाकर तैयारी करने को मजबूर थे, आज भोपाल में ही रहकर तैयारी कर सकते हैं। आइए सुनाते हैं पूर्व आईपीएस डॉक्टर अरोड़ा राव की क्या कहा। वासियों को क्या कुछ विशेष रहेगा मैम हमारी इस एकेडमी में? क्योंकि मैं मार्च 31 को मैं रिटायर हुई हूँ, लेकिन बहुत पहले से मेरा हस्बैंड जो आईएएस अधिकारी है उनकी इच्छा थी कि हम लोग, क्योंकि 30-35 साल से मध्य प्रदेश में कार्य करते आ रहे हैं, तो प्रदेश के लिए कुछ और प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ हम लोग भी वापस दें। तो इसी उद्देश्य से हमने ये राउज एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स खोले हैं। अभी 15 दिन ही हुए हैं, और हमारी जो पूरा प्लानिंग ये है कि यूपीएससी के लिए दिल्ली का फैकल्टी आके बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि हमने कई सालों से ये देखा है कि बच्चे जो है हमारे प्रदेश से बाहर जाके पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए। तो हमने सबसे अच्छा फैकल्टी, अनुभवी फैकल्टी जो प्रतिष्ठित संस्थानें हैं दिल्ली में वहाँ पढ़ा रहे हैं, वो हमारे यहाँ आके हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। और सिलेबस पूरा हर सब्जेक्ट को पूरी तरह से वो कंप्लीट करेंगे। टॉपिक्स जैसे एक एक टॉपिक होगा उसका टेस्ट होगा, और एक पूरी टेस्ट सीरीज़ जो है वो सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद होगा। तो इस तरह से यूपीएससी का प्लान किया है। और एमपीपीएससी के लिए भी क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रदेश के बच्चे जो है ये एग्जामिनेशन देते हैं, तो इसके भी एक बहुत क्वालिटेटिव प्लेटफॉर्म हम लोग उपलब्ध कराएंगे हमारे बच्चों के लिए, कि वो एमपीपीएससी भी आसानी से इसको, क्योंकि यूपीएससी और एमपीपीएससी का जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स है वो कॉमन है, और एमपीपीएससी में हमको मध्य प्रदेश से विशेष रूप से मध्य प्रदेश की इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, कल्चर हो, इन सब के लिए एक अलग जो सिलेबस है वो है। तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और जो हमारी जो विशेषता ये रहेगी कि हम खुद ही ऑफिसर्स हैं, तो हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हमने कैसा पढ़ाई किया था, कैसा इस एग्जामिनेशन को हमने पार किया था, ये बताएंगे। और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो प्रदेश में अभी रिटायर हुए हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है,
ये सब लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे एकेडमी में आके बच्चों को मोटिवेट करेंगे, काउंसिल करेंगे और रास्ता दिखाएंगे। और जो नए नए ऑफिसर्स अभी जो सेलेक्ट हुए हैं उनको भी हम बुलाएंगे कि वो इस डायनेमिक परीक्षा को उन्होंने कैसे क्रैक किया है, कैसे उन्होंने तैयारी की, क्योंकि इसकी तैयारी हर आदमी अलग अलग अपने अपने क्षमता के अनुसार करता है, लेकिन कुछ ब्रॉड आउटलाइन है जिसको हर स्टूडेंट को फॉलो करना ही है। तो वो क्या टिप्स है वो सब हम लोग मैं ये कहना चाहूँगा कि गरीब फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।